नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं सिंपल और आसान ज़बान में। आज के टाइम में दिल से जुड़ी बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। इस बीमारी में दिल की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से दिल तक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। हेल्थ और हम के इस सेगमेंट में हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और इसके लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ताकि आप लोग भी समझ सकें और अपने दिल का ध्यान रख सकें। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल्स मलकपेट हैदराबाद के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन पोद्दार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। सो हाउ आर यू डूइंग? गुड। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये होता क्या है, एंड इसमें दिल का जो फंक्शन है, जैसे मैंने भी बताया है कि ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, आप वो हमें बताइए। जैसा कि सारे दर्शक जानते हैं, दिल जो है शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। दिल का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को पंप करता है। बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वो सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए उनको ब्लड सप्लाई ज़रूरी रहती है। उनको ब्लड के जरिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है, जिससे वो एनर्जी बनाते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो हार्ट जो है एक बैग ऑफ मसल्स है जो कि ये पंप का काम करता है। वो कंटिन्यूसली बिना रुके बिना थके जब तक अपन जिंदा रहते हैं, वो विदाउट स्टॉपिंग इवन 1 सेकेंड ऑल्सो वो ब्लड को पंप करते रहता है। तो हार्ट को भी अपना ये काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो हार्ट में मल्टीपल स्मॉल वेसल्स रहते हैं जिनको अपन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसके द्वारा ये हार्ट के मसल्स को ब्लड मिलता है, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अपना काम करता रहता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्क फैक्टर्स समटाइम्स ये वेसल्स में ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स डेवलप होते हैं, जिससे कि ये मसल्स का ब्लड सप्लाई इफेक्ट होता है, जो आगे जाके सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। समटाइम्स इट में लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो रिस्क फैक्टर नज़र आता है लोगों में, वो कौन सा है? अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्यों डेवलप होती है, उसके लिए मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। एक आदमी में सारे रिस्क फैक्टर्स होना ज़रूरी नहीं है। किसी में अगर एक रिस्क फैक्टर है तो वो भी काफ़ी होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डेवलप होने के लिए। सो अमंग दिस रिस्क फैक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो देखा गया है वो है डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अलावा किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अपने डाइट में अगर अपन ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं, अगर अपना वेट ज़्यादा है, वी डोंट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, अपन सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स होता है, जैसे अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को भी अगर ये बीमारी है तो अपने को भी ये बीमारी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और आज की एज में stress is also a important risk factor, whether we have lot of emotional stress, if we have stress at work, and then उसकी वजह से भी ये बीमारी आ सकती है। सो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होती है। एक पर्सन में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, किसी में 3-4 रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि अपने को ये बीमारी डेवलप हो। अब अगर हम बात करें एज ग्रुप की, तो कौन से एज ग्रुप में स्पेशली आप एज अ डॉक्टर नोटिस करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये पर्टिकुलर एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है? अपन अगर 10 से 15 साल पहले का टाइम देखें तो मोस्टली ये जो बीमारी है ये 60 ईयर्स के अबव वालों में देखी जाती थी ज़्यादातर। बट अब जो करेंट ट्रेंड जो अपन देख रहे हैं उसमें वी सी लॉट मेनी पेशेंट्स, हम लोग बहुत ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि अर्ली 30s में हैं, 40s में हैं, जिनको ये बीमारी डेवलप होती है। रिगार्डिंग द रिस्क फैक्टर्स, एक चीज़ मैं बताना भूल गया लास्ट क्वेश्चन में। टोबैको यूज़ इन एनी फॉर्म, आइदर स्मोकिंग या फिर गुटखा, पान, जर्दा, ये सब चीज़ भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, खासकर यंग पॉपुलेशन में। सो जहाँ तक पॉसिबल हो टोबैको से दूर रहना चाहिए। जिन लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको भी ये हैबिट गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज टोबैको इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, स्पेशली इन यंग पॉपुलेशन जिनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होता है।
जी। और अगर हम बात करें सिम्टम्स की यहाँ पे, तो कैसे एक पर्सन को डिटेक्ट करना है अपने आप में कि ये सिम्टम्स अगर हमें हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें डॉक्टर के पास जाना है करके? सो जहाँ तक सिम्टम्स का सवाल है, ये बीमारी दो तरह से प्रेजेंट कर सकती है। एक तरह से ये हार्ट अटैक के समय प्रेजेंट करती है। वो हार्ट अटैक के समय क्या सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी को अगर बैठे बैठे रेस्ट पे बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन भी जनरली इसमें सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, बीच में सीने के बीच में होता है, और पेन बहुत सीवियर होता है। ऐसा पेशेंट को महसूस होता है कि उसके छाती पे बहुत ज़्यादा वेट किसी ने रख दिया है, जैसे 30 किलोज़ 40 किलोज़, और वो पेन अपने आप सबसाइड नहीं होता है। वो पेन के साथ पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे ठंडे पसीने आना। उसका पेन जो है सिर्फ सीने में नहीं रहता है, कई बार ये पेन लेफ्ट हैंड पे भी रेडिएट होता है। किसी किसी को जॉ में भी पेन होता है। सो उस समय पेशेंट को बहुत सीवियर पसीने आते हैं। कोई कोई पेशेंट को वॉमिटिंग्स हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये हार्ट अटैक के दौरान हार्ट बीटिंग में फ्लक्चुएशन हो सकता है। किसी किसी पेशेंट को हार्ट बीटिंग कभी बहुत फास्ट 250 300 हो जाता है, कभी कभी हार्ट बीटिंग बहुत लो भी हो जाता है। अगर ऐसा हार्ट बीटिंग फ्लक्चुएशन होता है तो कभी कभी ऐसे पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए बेहोश हो जाते हैं, फिर रिकवर होते हैं। सो ये सब बहुत अलार्मिंग सिम्टम्स है। ऐसा सिम्टम्स किसी को भी है तो उनको इमीडिएटली नज़दीक के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना चाहिए। इमरजेंसी में एक सिंपल ईसीजी करने से इसका हार्ट अटैक का डायग्नोसिस हो जाता है। और दूसरे एक्सट्रीम में वैसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, बट उनके वेसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज के जो परसेंटेज है वो 70 80 या 90% है। वैसे पेशेंट्स को क्या होता है, रेस्ट पे पेन नहीं होता है। वैसे पेशेंट्स जब भी कोई काम करते हैं, जैसे वो लोग कभी वॉकिंग जाते हैं, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कभी जॉगिंग करते हैं, या घर पे भी कोई भी काम करते हैं, समटाइम्स सिंपल मेजर्स लाइक टेकिंग बाथ, नहाते समय भी उनको छाती में ऐसा पेन महसूस होता है। वो थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, चलने वाले रुक जाते हैं या जो काम कर रहे हैं वो बंद कर देते हैं, तो कुछ सेकंड्स में वो पेन कम हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स को समटाइम्स पेन महसूस नहीं होता है, उनको सिर्फ दम चढ़ता है। उनको चलते समय, अगर कुछ रूटीन चलते समय 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर चलते समय कभी उनको दम बहुत ज़्यादा भर रहा है, या सीढ़ियाँ चढ़ते समय, एक फ्लोर चढ़ते समय दम बहुत ज़्यादा भर रहा है, जो जस्ट 5 मिनट रुक जाने से कम हो जा रहा है, तो भी इट कुड बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। वैसे पेशेंट्स को भी इसकी जांच करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी। और यहाँ पे कई बार हम ये भी नोटिस करते हैं कि ड्यू टू गैस रिफ्लक्शन कभी कभी सीने में दर्द वैसे भी स्टार्ट हो जाता है, तो लोग मिसकंसेप्ट कर लेते हैं कि शायद से अगर हमें सीने का पेन आ रहा है तो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। तो क्या हर सीने में दर्द जो होता है वो हार्ट रिलेटेड से ही होता है या कोई और रीज़न से भी? नहीं, हर सीने में दर्द होना हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं होता है। समटाइम्स जैसा आपने कहा कि हाइपर एसिडिटी या एसिड पेप्टिक डिजीज से भी सीने में दर्द हो सकता है। कई बार मस्कुलर पेन या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है। बट एज ए लेमैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये किस वजह से हो रहा है, ये हार्ट की वजह से है या एसिडिटी की वजह से है या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से है। तो किसी को भी अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो बेटर टू विजिट द डॉक्टर। डॉक्टर कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं जिससे कि ये क्लैरिटी से मालूम होता है कि ये सिम्टम्स हार्ट की वजह से है या नहीं है। क्योंकि यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हार्ट की वजह से है या नहीं है, बिकॉज दूसरे दोनों कंडीशन में जान का कोई खतरा नहीं रहता है, बट अगर हार्ट की वजह से है तो वैसे पेशेंट्स को लाइफ का रिस्क रहता है अगर वो बीमारी को सही समय पे उसकी जांच नहीं करे या उसका ट्रीटमेंट नहीं करे। तो वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स अपने लेवल पे घर पे बैठे अपन वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये हार्ट की वजह से है या नहीं है। तो बेटर है कि अपन कोई कार्डियोलॉजिस्ट को या कोई सीनियर फिजिशियन को मिले, वो कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं जिससे कि ये क्लैरिटी से मालूम होता है कि हार्ट की वजह से है या किसी और वजह से। यहाँ पे आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट ये भी मेंशन किया है कि लोग यूजुअली घर पे ही डायग्नोस करके घर पे सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है कि ये आगे चल के कितना सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। अब ऐसे में ये होम रेमेडीज़ अपनाना या आयुर्वेदिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, ये कितना ज़्यादा एक बेनिफिशियल भी रखता है और इनका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, ये जो हार्ट की जो प्रॉब्लम रहती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें टाइमली ट्रीटमेंट बहुत मैटर करता है। बिकॉज अगर आपने को अटैक के पहले बीमारी मालूम चल जाती है तो उस समय तक हार्ट का मसल वीक नहीं होता है, हार्ट का मसल का फंक्शन नॉर्मल रहता है।
तो उस समय अगर अपन वो बीमारी का सही इलाज करते हैं तो हार्ट वीक नहीं होता है, हार्ट अपने नॉर्मल फंक्शन पे रहता है। बट यही अगर अपन को डिले हो जाता है, पेशेंट को हार्ट अटैक डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये बीमारी का मालूम चलता है, अपन उसका इलाज करते हैं विथ मेडिसिन, स्टेंट्स या फिर बाईपास सर्जरी, तो समटाइम्स वो इलाज करने के बाद भी वो जो हार्ट की कमजोरी जो ऑलरेडी डेवलप हो जाती है वो रिकवर नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अगर चेस्ट में कुछ भी सिम्टम्स हो रहा है, आपने को रिस्क फैक्टर्स है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अपन टोबैको यूज़ करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो कोई भी चेस्ट के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। डॉक्टर कुछ सिंपल टेस्ट करेंगे जिससे कि पता चलेगा कि ये हार्ट से रिलेटेड है नहीं है। एक बार वो ये कन्फर्म हो गया कि हार्ट से रिलेटेड नहीं है, फिर अपने को जो भी दूसरे अगर कुछ प्रॉब्लम डायग्नोस होता है उसके रिलेटेड मेडिसिन अपन आयुर्वेद में या एलोपैथी में किसी में भी कर सकते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि फर्स्ट स्टेज में ही पेशेंट सिम्टम्स को डिटेक्ट करके डॉक्टर के पास आ गए, तो ऐसे टाइम पे डायग्नोसिस कैसे होता है एक पेशेंट का, वो हमें बताइए आप। डायग्नोसिस का क्या है, जैसा मैंने बताया कि ये डिजीज़ दो तरह से प्रेजेंट कर सकती है। इट कैन प्रेजेंट एक्यूटली एज ए हार्ट अटैक, या फिर ये क्रॉनिकली प्रेजेंट कर सकती है एज इन द फॉर्म ऑफ एंजाइना, वेयर जहाँ पेशेंट को चलने पे चेस्ट पेन होता है। सो अगर पेशेंट एंजाइना के स्टेज पे आता है तो अपने को कुछ डिफरेंट सेट ऑफ टेस्ट करना पड़ता है। जैसा एंजाइना के स्टेज में पेशेंट आता है जिनको चलते समय कुछ तकलीफ होती है, सांस फूलती है या पेन होता है, रुकने पे कम हो जाता है, वैसे पेशेंट्स में हम लोग एक ईसीजी एको करके देखते हैं। अगर ईसीजी एको नॉर्मल है तो उनको एक स्ट्रेस टेस्ट एडवाइस करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, सिंपल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस टेस्ट इज़ ए थ्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी टेस्ट, जो टीएमटी पे चला के ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं। 5-7 मिनट पेशेंट्स थ्रेडमिल मशीन पे चलता है और मल्टीपल ईसीजीज रिकॉर्ड करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, रेस्टिंग ईसीजी में नहीं मालूम चलता है, जब एक्सरसाइज करके ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें चेंजेस डेवलप होते हैं और पता चलता है कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या नहीं है। तो ये 3 टेस्ट बेसिकली क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना के स्टेज पे करे तो अपने को पता चल जाता है। Similarly, same patient presents during a heart attack, during a severe chest pain at rest with sweating वगैरह सब कुछ हो रहा है पेशेंट को, उस समय इमरजेंसी में आता है, तो उस समय क्या होता है, सिर्फ एक सिंपल ईसीजी लेने से ही उसका डायग्नोस हो जाता है हार्ट अटैक है नहीं है। उसी समय बेड साइड में एक एको भी कर सकते हैं और उस समय एक ब्लड का टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जैसा जब हार्ट अटैक होता है कुछ मसल्स डैमेज हो जाते हैं, उसके एंजाइम्स ब्लड में रिलीज होता है, तो ये टेस्ट जो है वो एंजाइम्स को डिटेक्ट करता है। अगर किसी का लेवल्स हाई है तो उसको हार्ट अटैक है। तो ये 3 टेस्ट इमरजेंसी के समय करते हैं जिससे कि हार्ट अटैक है नहीं है वो पता चलता है और उसकी सीवियरिटी भी पता चलती है। एको में पंपिंग कम हुआ नहीं हुआ, पंपिंग नॉर्मल है नहीं है, तो उसकी कितनी सीवियरिटी है वो भी पता चलती है। अब यहाँ पे 2D एको टेस्ट और ईसीजी का एक मैं आपसे सवाल करूँगी कि लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि आज अगर हमने 2D एको टेस्ट और ईसीजी करवा लिया तो इसका मतलब हफ्ते भर बाद भी अगर हम कराएंगे तो रिज़ल्ट सेम ही आएगा, यानी कि वो एक टेस्ट को वीकली प्रोलॉन्ग करते हैं। तो क्या ये सही है कि वो टेस्ट मतलब करेंट हार्ट सिचुएशन बताता है, या 1 वीक आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं उतना ही आपका रीडिंग है वही बरकरार रहेगा, ये बताता है? नहीं, एको जो है करंट हार्ट सिचुएशन बताता है। कोई पेशेंट को अगर अटैक नहीं हुआ है तो कई बार उनका ईसीजी एको भी दोनों नॉर्मल रहता है। उनको एंजाइना हो रहा है बट अपन सिर्फ ईसीजी एको करते हैं तो कई बार 30-40% केसेस में डायग्नोसिस मिस हो जाता है। वैसे पेशेंट को स्ट्रेस टेस्ट जो कि थ्रेडमिल टेस्ट है वो भी करना चाहिए। सो वैसे पेशेंट को अगर सपोज आज अटैक नहीं है, अपन ईसीजी एको कर रहे हैं, नॉर्मल है, बट 1 हफ्ते के बाद उनको सीवियर रेस्ट पेन डेवलप हो जाता है, स्वेटिंग होती है, इमरजेंसी में जाते हैं, तब जब अपन एको करते हैं वी मे फाइंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एको। अटैक के समय डेफिनेटली एको में चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, बट अटैक के पहले समटाइम्स एको कैन मिस द डायग्नोसिस। वैसे केसेस में अपने को थ्रेडमिल टेस्ट करने पे ही डायग्नोसिस का पता चलता है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आज के मॉडर्न ज़माने में, आप हमें वो बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ 2 स्टेज में प्रेजेंट करती है, एक एंजाइना की स्टेज में, एक हार्ट अटैक के स्टेज में।
सो एंजाइना के स्टेज में क्या है, अपन देयर आर सम मेडिसिन अवेलेबल है टैबलेट्स के फॉर्म पे, जो अपन पेशेंट्स को दे सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को मेडिसिन से ही उसका रिलीफ मिल जाता है, वैसे पेशेंट्स को और आगे फर्दर कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहता है। बट समटाइम्स इफ़ द पेशेंट्स हैज़ सीवियर सिम्टम्स, मेडिसिन लेते हुए भी उनका पेन कम नहीं हो रहा है, सांस फूलना कम नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग एक एंजियोग्राम टेस्ट होता है वो करके देखते हैं। एंजियोग्राम में हार्ट के जो रग है उसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके उसका पिक्चर्स लेते हैं, जिससे पता चलता है कि कितना ब्लॉकेज है, एक रग में है, दो में है, तीनों में है, कितना परसेंटेज ब्लॉक है। तो ये सीवियरिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पता चलती है। उसके बाद में डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। सम पेशेंट्स को कोई स्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तीनों रगों में ब्लॉकेज है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, तो बाईपास सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। सेम अगर पेशेंट हार्ट अटैक से प्रेजेंट होता है तो वैसे पेशेंट्स को इमीडिएटली एंजियोग्राम करने की ज़रूरत रहती है। वैसे पेशेंट्स की कोई रग 100% बंद होने से ही हार्ट अटैक होता है, तो उसको जितना जल्दी ब्लड को चालू करते हैं उतना पेशेंट का रिस्क कम होता है, उतना ज़्यादा पंपिंग जो डाउन हुआ है वो रिकवर होने का चांसेस रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्टली फ्रॉम द इमरजेंसी उनको कैथ लैब में लेके जाते हैं, डायरेक्टली एंजियोग्राम करते हैं, और जो भी रग बंद है उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी स्टेंट करके ओपन करते हैं। एक बार रग ओपन हो गई, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, तो हार्ट अटैक से जो लाइफ का रिस्क रहता है वो कम होता है, और जो पंपिंग डाउन हुई है वो भी रिकवर होने का चांसेस रहता है। इफ़ यू ओपन द वेसल विद इन 6 आवर्स, दैट इज़ द गोल्डन पीरियड। कोई पेशेंट्स अगर 1 घंटा 2 घंटे में आते हैं तो दैट इज़ द स्टिल मोर बेटर, बिकॉज जितनी जल्दी ब्लड चालू होती है उतना ज़्यादा हार्ट को डैमेज कम होता है। जी। अब एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग के टाइम पे जो टेक्निक्स डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उन टेक्निक्स के बारे में हमें कुछ बताइए। या आजकल क्या है, देयर हैज़ बिन लॉट ऑफ एडवांसमेंट, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है इन टेक्निक्स में। अपनी जो हार्ट की रग रहती हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज रहते हैं, वो बहुत छोटे रहते हैं, उनका डायमीटर 2.5 mm से लेके 4 mm रहता है। सो दे आर वेरी वेरी स्मॉल। सो आजकल काफ़ी टेक्निक्स ऐसी आ गई है, देयर आर वेरी मिनिएचर कैमरास, 1 mm के कैमरास रहते हैं जो वेसल के अंदर अपन डाल सकते हैं, वेसल को अंदर से इमेज कर सकते हैं, उससे अपने को वो जो ब्लॉकेज है उसका कॉम्पोजिशन का पता चलता है। ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल से है, फाइब्रस टिश्यू से है, या वहाँ कैल्शियम भी डिपॉजिट्स है। अपने को ब्लॉकेज का लेंथ पता चलता है, कितना लेंथ है, ब्लॉकेज का डायमीटर जो वेसल्स है ब्लॉकेज के पहले और बाद, उसका डायमीटर पता चलता है। तो ये टेक्निक्स को बोलते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। 2 टेक्निक अवेलेबल है, एक को इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं और एक है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। सो ये दोनों टेक्निक बहुत मिनिएचर कैमरा रहते हैं जो वेसल्स में डाल के अपन उसको इमेज करते हैं। ये टेक्निक का एडवांटेज और एक क्या रहता है, जैसे अपने को ये करेक्ट साइज ऑफ स्टेंट चूज़ करने में हेल्प करती है, लेंथ ऑफ स्टेंट चूज़ करने में हेल्प करती है, और एक बार जब वो स्टेंट का प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद फिर यही कैमरा अपन वापस वो वेसल में डाल के चेक करते हैं वेदर अपना स्टेंट जो है अच्छा से डिप्लॉयड है। वैसे कई बार क्या होता है, स्टेंट बीच में उतना एक्सपैंड नहीं होता है, तो ये कैमरा जब यूज़ करते हैं वो अपने को 100% पता चलता है अपना रिजल्ट कितना अच्छा है। उसके बाद फिर अगर कोई स्टेंट एक्सपैंड नहीं हुआ है तो और एक बलून ले जाके वहाँ पे उसको और अच्छा एक्सपैंड कर देते हैं। तो मल्टीपल स्टडीज हैव शोन कि जब अपन ये कैमरास यूज़ करते हैं स्टेंटिंग के दौरान तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ेस जिन पेशेंट्स को है उनके लाइफ में डाइट कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप हमें वो बताइए। डाइट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग ज़्यादा सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते हैं या ट्रांस फैट कंज्यूम करते हैं उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। किसी को ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, किसी को अगर स्टेंट हुआ है या बाईपास सर्जरी हुआ है, वैसे पेशेंट्स को भी रिकरेंस होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। समटाइम्स 5 years 10 years डाउन द लाइन उनको फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। बाईपास सर्जरी हुआ है तो वो ग्राफ में फिर ब्लॉक आ जाता है, किसी को स्टेंट हुआ है तो उसी वेसल में या दूसरे वेसल में भी दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोबारा प्रॉब्लम नहीं आना, इसके लिए डाइट का स्ट्रिक्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स को क्या है, फैट कंटेंट डाइट में खासकर सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने को वैसा ऑयल यूज़ करना चाहिए जिसमें पूफा या मूफा, पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसका परसेंटेज ज़्यादा हो, सैचुरेटेड फैट नहीं हो, ये पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा हो। और
कई बार अपन देखते हैं कि अपने हाउस होल्ड में एक प्रैक्टिस क्या रहती है, अपन जब ऑयल यूज़ करते हैं कुछ भी डीप फ्राई करने के लिए, अपन वो बचे हुए ऑयल को दोबारा यूज़ कर लेते हैं सब्जी बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है, वो ऑयल में ट्रांस फैटी एसिड्स की कंटेंट बढ़ जाती है। एक बार अपन उसको हीट करते हैं तो ट्रांस फैटी एसिड्स की कंटेंट बढ़ जाती है। तो ऐसे ऑयल को दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, वी शुड डिस्कार्ड इट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि अपन अपना डेली हाउस होल्ड में अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि अपना कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होने का चांसेस कम हो जाता है। अब यहाँ पे डेली पेशेंट्स को कौन से एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए, अपने आप को कैसे स्केड्यूल करना चाहिए सो दैट जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से उनको बचाकर हम लेके आए हैं वो वापस से उन्हें रिफ्लेक्ट ना करे। जो भी पेशेंट्स मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जिनको भी ट्रीटमेंट हो गया है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उनको स्टेंट या बाईपास सर्जरी हो गया है, दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट एंड उनका पंपिंग वगैरह अच्छा है, वैसे पेशेंट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन उनको कोई फॉर्म ऑफ कार्डियक एक्टिविटी करना चाहिए, मतलब मिनिमम 45 मिनट्स। उसमें ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, किसी को स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं, कोई लोग साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई लोगों को सम फॉर्म ऑफ डांस में इंटरेस्ट है जैसे जुम्बा वगैरह, वो सब भी कर सकते हैं। सो ये सब फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कार्डियक पेशेंट्स। वो इसको अगर रिगरसली अडॉप्ट करते हैं तो उनको दोबारा प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रिवेंशन की बात करें तो जिन पेशेंट्स को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अभी आई नहीं है, वो लोग क्या चीज़ों को अपना के प्रिवेंट कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर वो कभी इफेक्ट ना हो इस चीज़ से? जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, इसमें अपने को एक चीज़ पहले ये असेसमेंट करना ज़रूरी है कि अपने में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। अगर कोई पेशेंट में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा है, तो आपने को अपना रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत है, डायबिटीज़ को बहुत कंट्रोल रखने का ज़रूरत है। HbA1c एक 3 मंथ्स का डायबिटीज़ टेस्ट होता है, उसको हमेशा 7% से कम रखना चाहिए। किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। आजकल बहुत इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो अपन घर पे भी ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर को हमेशा 140/90 के नीचे रखना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर को विजिट करके मेडिसिन एडजस्ट करने की ज़रूरत है, डाइट में सॉल्ट कम करने की ज़रूरत है। किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है तो उसके मेडिसिन रेगुलर लेने चाहिए और उसका भी एवरी 6 मंथ्स टेस्ट करके देखना चाहिए। इसके अलावा जो डाइट का प्रिकॉशन है, वी शुड रिड्यूस द सॉल्ट इनटेक, वी शुड रिड्यूस द सैचुरेटेड फैट एंड द ट्रांस फैट कंटेंट। रेड मीट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट रहता है, उसको कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है फिज़िकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सबको एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या जुम्बा, इनमें से कुछ भी करना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रॉपर स्लीप, रेस्ट, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस। वर्क प्लेस पे भी ज़्यादा टाइमलाइन वगैरह जहाँ रहता है वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं वैसे प्रोफेशनल को भी काफ़ी ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होती है। सो वी नीड टू फाइंड वेज टू अवॉइड द स्ट्रेस। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम्स विद फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब यहाँ पे एक छोटे से मिथ्स की अगर हम बात करें तो कई बार लोग ये सोचते हैं, जैसे कि आपने बताया है इतना अच्छा पॉइंट कि एक्सरसाइजेज, जुम्बा या स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे एक सबसे कॉमन मिथ लोगों में ये होता है कि जो ओबीज़ होते हैं उनको ये बोला जाता है कि अगर आप ज़्यादा जुम्बा वगैरह पे फोकस करोगे तो आप वहीं पे हार्ट अटैक आकर कोलैप्स हो जाओगे। तो ऐसा पॉसिबल है हर सिचुएशन में या ये सिर्फ एक मिथ ही है? नहीं, ऐसा अगर वो पेशेंट को अंडरलाइंग अनडायग्नोज्ड ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और वो लोग ज़्यादा सीवियर विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो समटाइम्स दे मे कोलैप्स। सो ऐसे लोगों को जिनको कि ऑलरेडी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है, जिनको ज़्यादा चांसेस है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डेवलप होने के, तो बिफोर एम्बार्किंग ऑन एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम वैसे पेशेंट्स को एक बार अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, जो कि कुछ टेस्ट करके ये रूल आउट करेंगे कि उनको ऑलरेडी कुछ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है। और एक बार डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आपको कुछ भी नहीं है, देन यू कैन अडॉप्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम।
जी। और सबसे आखिर में एक छोटा सा मेरा भी सवाल ये है कि जो यूथ का आपने मेंशन किया है, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो स्मोकिंग कंज्यूम करते हैं, अब सपोज़ उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ डिटेक्ट हुई है एंड देन उसको प्रिवेंशन भी उनके ट्रीटमेंट्स के थ्रू क्योर भी कर दिया है, बट अगर आफ्टर रिकवरी वापस से वो लोग वही लाइफस्टाइल एक्वायर करेंगे, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो इज़ इट पॉसिबल कि वापस से वो डिज़ीज़ उन्हें अफेक्ट करे? ये जो डिजीज़ है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। सो एक बार अपने को डिजीज़ आ गई तो अपने को ये कुछ गारंटी नहीं रहता कि इट विल नॉट स्ट्राइक अगेन। सो वो कभी भी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर से स्ट्राइक कर सकती है। तो अपने को ये चीज़ अपने रिस्क फैक्टर्स को सबको कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि अपने को फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं उनको टोबैको गिव अप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मेनी ऑफ देम दे टेंड टू डेवलप दिस डिजीज़ आफ्टर 5 years 10 years डाउन द लाइन। मतलब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे से ये बोला है कि जो लोग स्मोक या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिकवर होने के बाद भी अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तब तक आप आई डोंट थिंक सो एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस कर सकेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब से मेरे। जैसा कि आज का टॉपिक है, पहला सवाल तो ये है कि कोरोनरी आर्टरी क्या है, और दूसरा, अगर किसी को सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती है तो ये क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है? और तीसरा सवाल एक ये है कि सुबह उठने के बाद नींद से जागने के 30 सेकंड के अंदर दिल एक साथ जोर जोर से धड़कता है और बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता, तो क्या कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या एंजाइटी है? ये डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। जैसा कि आपका पहला सवाल है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है, तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, अपना हार्ट जो है एक पंप है जो कि ब्लड को कंटिन्यूसली पंप करते रहता है। तो बॉडी के हर सेल्स को ग्लूकोज, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो ब्लड सर्कुलेशन से मिलता है। तो हार्ट का मेन फंक्शन होता है कि ये ब्लड को कंटिन्यूसली पंप करते रहता है। इसको भी, हार्ट को भी एनर्जी के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। जो छोटे छोटे वेसल्स रहते हैं जो हार्ट के मसल्स को ये ब्लड सप्लाई मेंटेन करती है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ये कोरोनरी आर्टरीज में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होके उसका जो ल्यूमेन है, उसका जो जाने का रास्ता है, उसको पतला कर देती है। तो इसी को अब हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा सवाल जो है आपका कि आपको जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलती है, तो ये एक अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ के सिम्टम हो सकता है। बिकॉज अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कई बार उनको नर्व्स वगैरह इफेक्ट हो जाते हैं, उनको पेन नहीं होता है, उनको सिर्फ सांस फूलती है। तो सांस फूलना भी एक हार्ट का लक्षण हो सकता है। कई बार लंग प्रॉब्लम के वजह से भी सांस फूल सकती है। बट ये जब तक आप एक डॉक्टर को नहीं मिलेंगे, जब तक वो आपको फिजिकली एग्जामिन नहीं करेगा, आपका डिटेल हिस्ट्री नहीं लेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ सिंपल टेस्ट करके नहीं देखेगा, उसको रूल आउट करना डिफ़िकल्ट है। तो आपके जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट है, आप एक बार उनको मिल के सलाह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन करने के बाद में कुछ टेस्टों की ज़रूरत है तो वो करके आपको ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है नहीं है इसको रूल आउट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग जो आपको दिल की धड़कन वगैरह तेज़ हो जाती है, समटाइम्स वो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है। बट एंजाइटी क्या है, जनरली ऐसे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में नहीं होता है। जनरली व्हेन यू आर इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, उस समय आपकी धड़कन वगैरह बढ़ जाती है, आपको एंजाइटी होती है। अर्ली मॉर्निंग ऐसा हो रहा है तो उसको भी फर्दर इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छे टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन के लिए। आई होप ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। वेल नाज़रीन, आखिर में यही कहना चाहूँगी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ सीरियस ज़रूर है, लेकिन सही टाइम पर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलर चेकअप्स, बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइजेस और स्ट्रेस कंट्रोल करके हम अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं। हेल्थ और हम के साथ जुड़े रहिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और दिल का ख्याल रखिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।